लोग आए नहीं है। तो चलो, तो यहाँ से हम लोग कहाँ पे थे? तो हम लोग अभी लास्ट क्लास में ना रैंडम वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे। ये रैंडम वेरिएबल हो गया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी लास्ट क्लास में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है ना, मैं डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, और सीडीएफ क्या होता है, डेफिनेशन जस्ट डिस्कस किया था। फिर ये बताया था कि जो सीडीएफ है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सीडीएफ भी होगा। मतलब एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सीडीएफ ऑफ सम रैंडम वेरिएबल एंड एवरी सीडीएफ इज ऑल्सो, मतलब दे सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आगे जैसे आता है, जैसे ये बोलना चाह रहा है आपसे कि रैंडम वेरिएबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं, इसकी बहुत है ना प्रॉपर्टीज। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, उसके बाद आएगा पीएमएफ और पीडीएफ। तो थोड़े से हम उस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल पे, है ना। ये चीज है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि जैसे मेनली हम देखेंगे, पहला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और तीसरा आ जाएगा मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ये चीज है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, और मिक्स्ड क्या है, ये डिस्कस करना है हमें। बताओ कोई, हाउ डू यू डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कैसे डिफाइन करोगे? कोई भी डिस्क्रीट का डेफिनेशन। ओके, अगर इनफाइनाइट वैल्यू हुआ तो हाँ, तो भाई तो वैसे डिफाइन करना पड़ेगा ना। कोई और बताओ, क्या डेफिनेशन होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का? हाउ डू यू डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? ओके। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, which has, अच्छा, और मिक्स रैंडम वेरिएबल क्या होता है? बोथ होगा या कोई भी नहीं होगा? हम्म। ओके, बाकी कोई बताओ, कोई ठीक से डेफिनेशन नहीं बताया, किसी ने ठीक से डेफिनेशन नहीं बताया। कोई बताना चाहता, और एनीवन हु वांट टू टेल डेफिनेशन? क्योंकि ना अक्सर ही आपको डेफिनेशन डिफिकल्ट होता है। हाँ जी, गीतांजलि आप बताना चाहते हैं? बताइए। ओके, ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है। और मिक्स्ड कैसे डिफाइन करेंगे?
ठीक है। तो देखिए एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग बुक्स देखेंगे ना आप, सो दे राइट डेफिनेशन इन डिफरेंट वेज। सो क्योंकि कई बार ना इफ एंड ओनली इफ जो भी थ्योरम्स हैं दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ डेफिनेशन, सो नो प्रॉब्लम। सो इवन वी कैन डिफाइन ऑल थ्री रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू सीडीएफ, मैं सीडीएफ के टर्म में डिफाइन कर सकता हूँ। सो है ना कि जैसे एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका जो सीडीएफ होगा, दैट उसका जो सीडीएफ एक्चुअली फंक्शन होगा दैट विल बी अ स्टेप फंक्शन, या उसको पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। सो जो पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन मतलब रैंडम वेरिएबल, मतलब मैं कई तरीके से बता रहा हूँ फिर लिखाऊंगा एक्चुअली। सो मैं अगर अभी जस्ट हमने लास्ट क्लास में वी हैव डिफाइंड सीडीएफ, है ना, तो हमने सीडीएफ ऑफ एक्स डिफाइन किया था। सो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर and the definition was this: probability x less than equal to x for all x belongs to R. So ये CDF की definition है, ठीक है। and CDF is a distribution function. So अगर कोई function आपको given है and they want you to check whether it is a CDF or not, तो आप check फिर ये करेंगे, है ना। अगर कोई function given है और आपको पूछ रहा है कि बताओ वो CDF है कि नहीं है, तो उसके लिए वो जो distribution function की 4 properties थी वो आपको check करनी पड़ेगी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं है। तो मुझे लगता है आई थिंक आई शुड सॉल्व सम क्वेश्चंस, तब मैं इस पे आता हूँ, है ना। तो मैं ये बता रहा था ओके तो मैं ये कह रहा हूँ अगर सीडीएफ का अगर ग्राफ बनाओगे तो मुझे थोड़ा सा मैं डिस्कशन अभी सीडीएफ पे करता हूँ, तो आज की क्लास है ना फिर इस पे आते हैं। सो अगर आप इफ यू सी द सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो वो पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन होगा। इफ यू सी द ग्राफ सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सो दैट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स सपोर्ट, जो उसका सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट ही मुझे डिफाइन करना पड़ेगा अभी। एंड मिक्स रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि दे विल हैव जंप, तो जंप मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन द सपोर्ट, ये है, लेकिन मैं इसको कहीं भी नहीं होता ना, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये सब थ्योरम्स हैं, सो आई शुड राइट डेफिनेशन। तो जैसे आप लोगों ने सही बताया, अगर डिस्क्रीट को मैं डिफाइन करूंगा तो सिंपली रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, ये हमने लिखा था। जब सिग्मा फील्ड हमारा पावर सेट है सैंपल स्पेस का, जब सिग्मा फील्ड पावर सेट है सैंपल स्पेस का, इन दैट केस वी जस्ट डिफाइन रैंडम वेरिएबल एज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, and so if the range of the random variable is a countable set, ठीक है ना, तो if the range of a random variable is a countable set then it is a discrete random variable। तो ये डेफिनेशन आप ऐसा यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस के लिए ये है कि किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। सो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, तो मैं थोड़ा अलग फॉलो करूंगा। हालांकि जो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड है दोनों का जो रेंज होगा वो अनकाउंटेबल सेट होगा। तो अगर आप सिर्फ इतना बोलोगे रैंडम वेरिएबल व्हिच हैज रेंज इज अनकाउंटेबल सेट इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये गलत होगा, बिकॉज मिक्स्ड और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल दोनों का सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट होता है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट एक्चुअली काउंटेबल सेट होता है, तो वो समझ आता है। सो हम लोग अभी देखते हैं थोड़े से, मैं सीडीएफ पे बात करता हूँ। तो पूछ रहे हो, तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो, इंटरवल अनकाउंटेबल होता है। जितने भी इंटरवल्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं। तो अच्छा, जैसे अब हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमने कहा था कि कोई भी एक फंक्शन गिवन है और आपको अगर चेक करना है कि वो सीडीएफ है कि नहीं है ना। सो एक थ्योरम के तौर पे लिख देता हूं। सो अ गिवन फंक्शन is, मतलब गिवन फंक्शन लेट से f है। सो अ गिवन फंक्शन f is CDF if and only if ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था कि प्लस इन्फिनिटी पे 1 आएगी, माइनस इन्फिनिटी पे 0 आएगी, और तीसरा था नॉन डिक्रीजिंग और राइट कॉन्टिन्यूअस। सो जो हमारा x है, हाँ ठीक है f,
is right continuous अब आपको काउंटेबल का डेफिनेशन नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब जिस वही तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग एमएससी कर चुके हो या कर रहे हो, स्टिल यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। मैंने पहले डिस्कस भी किया होगा, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। सो आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट में, काउंटेबल में और फाइनाइट में क्या डिफरेंस है। दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली काउंटेबल का डेफिनेशन क्या है आपको याद है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट? ये काउंटेबल है, कहाँ पढ़ा आपने डेफिनेशन? बहुत सारी चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं। आप जो भी बोल रहे हो अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो, मतलब लाइक कोई रेफरेंस नहीं आपके पास, आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा कभी, बस आपके मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे जब हम जब कोई चीज, जैसे आप सुनते हो ना कहीं कुछ बोलो किसी के रेफरेंस में बोलते हैं, तो अगर आपने ये बोला कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तो काउंटेबल होगा, तो कहाँ लिखा हुआ है कि काउंटेबल सेट में फाइनाइट एलिमेंट होंगे? कि आप अपने मन से बना के बता रहे हो, कि आपने कहीं पढ़े नहीं है, ना जानने की कोशिश करते हो, आप लोग मन से बनाए कुछ भी बोल रहे हो। सो एफ प्लस इन्फिनिटी 1 है, माइनस इन्फिनिटी 0 है, राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और नॉन डिक्रीजिंग है। ओके, सो एक तो मुझे बताओ इसमें काउंटेबल सेट में और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, तो क्या डिफरेंस है काउंटेबल सेट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो यही मैं उसमें डिस्कस करता हूँ एक मिनट ना। तो अभी मैं थोड़ा सीडीएफ देख लेते हैं, मैं उस पर आगे बताता हूँ काउंटेबल क्या है। मैं रिपीट करूँगा, हालांकि पहले मैंने बताए होंगे, इस बैच में शायद नहीं बताया, और पुराने जो बच्चे पहले रहे होंगे उसमें। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए काउंट फाइनाइट सेट अलग है, काउंटेबल अलग है और अनकाउंटेबल अलग है, तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। फाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दे आर थ्री डिफरेंट थिंग्स, सेम नहीं है, तो आपको जानना पड़ेगा डिफरेंस क्या है। काउंटेबल का मतलब क्या? काउंटेबल, हाँ काउंटेबल रहेगा। डेफिनेशन ये है कि रैंडम वेरिएबल विच हैज काउंटेबल range is countable set is called discrete random variable. अब the thing is what is countable set? क्वेश्चन ये है कि what is definition of countable set? तो वो एक्चुअली आपको काउंटेबल नहीं समझा ना, आपको लग रहा है काउंटेबल का मतलब फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है ना। मैथमेटिकली कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा कि मैथमेटिकली क्या मीनिंग है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ मैथमेटिकली कि जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही इंटीजर्स हैं, तो आपको अगर नहीं आइडिया तो आपको ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, इंटीजर ज़्यादा होते हैं, नेचुरल नंबर कम होते हैं। और मैं कह रहा हूँ दोनों सेम एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल नंबर इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटीजर। ये मैथमेटिक्स कहता है कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी इक्वल है मैथमेटिकली। तो आप ऐसे नॉर्मली अगर आपको नहीं मैथ्स का आइडिया आपको नहीं, तो गलत बोल रहे हो आप। तो थिंग इज आपको रेफरेंस समझना पड़ेगा क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो काउंटेबल सेट एक्चुअली होता है कि फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट दोनों को मिला के हम काउंटेबल बोलते हैं। तो वो मैं लिखूंगा डेफिनेशन अभी मैं, क्योंकि मैं पीछे आ गया, जो लास्ट क्लास में करा रहा था मैं अभी वहीं पे हूँ। हाँ मतलब ये सब वो कोई जरूरी नहीं है। देखो सबसे बड़ी चीज ना, आप लोग पहले डेफिनेशन पे वर्क करो थोड़ा सा। जैसे कोई भी चीज वर्ड है ना, तो देखो मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन है उसका, है ना। अपने मन से नहीं बनाना। आप देखो किताब में क्या लिखा हुआ है या ऑनलाइन सर्च कर लो आप कि ऑनलाइन क्या लिखते हैं लोग डेफिनेशन, है ना। आजकल तो इतने ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है, आप गूगल करके देख लो कि क्या डेफिनेशन है काउंटेबल सेट का, आप सर्च करके देखो क्या बताएगा आपको इस तरह से, या बुक्स में क्या लिखी हुई है ये चीजें हैं। तो वो क्लैरिटी चाहिए वरना कंफ्यूजन होगा। हम्म
मैं आता हूँ उसमें, मैं जो पिछले क्लास में हमने ये दोनों चीजें डिस्कस की थी, मैं अभी इस पे ही कुछ क्वेश्चंस करता हूँ ताकि इसके रेफरेंस में मैं बाद में जी उसका तो हम किसी भी नंबर अगर ले लें मान लिया, ठीक है, उसके अगले वाले नंबर हम बता नहीं सकते। वन के अगले वाले नंबर क्या होगा वो हम बता नहीं सकते। 1.1 अगर ले लें तो उसके बीच में भी तो अनकाउंटेबल नंबर हो जाएगी ना, मिल जाएगी। यस लेकिन नेचुरल नंबर 1 2 3 तो अगले वाले नंबर पिछले वाले नंबर हम बता सकते हैं। ठीक है। सिंगलटन सेट क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल है सिंगलटन सेट? काउंटेबल तक अगला नंबर तो नहीं है इसमें। एज अ इंटरवल ये मतलब सिंगल एलिमेंट का इंटरवल भी बोला जाता है। ऐसे जैसे कि 5 को हम 5,5 क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं। लेकिन सिंगलटन सेट काउंटेबल है ना, तो इसका अगला नंबर तो नहीं बता सकते, अगला नंबर तो है नहीं इसमें, सिंगलटन ना, तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट भी काउंटेबल है। वो तो फाइनाइट के टर्म में तो हो जाएगा, मतलब नहीं लगेगा। ऐसे इनफाइनाइट के टर्म्स में तो कोई डेफिनेशन अभी इस पे आ जाओ, इसको डिस्कस करते हैं, मैं वहां पे आता हूँ, इसको जब डिफाइन करूंगा ना, तो ये हमने पिछले क्लास में चीजें डिस्कस की थी, मैं आपको पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ सो दैट आपको ये चीजें समझ आए, क्योंकि मैं इसके टर्म्स में, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसका सीडीएफ का बिहेवियर कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ का बिहेवियर कैसा होगा, तो पहले हम कुछ क्वेश्चन में सीडीएफ निकालना सीखते हैं। अभी मैंने लास्ट क्लास में जस्ट डेफिनेशन बताए थे दोनों का, और हमने जस्ट आपको थ्योरम लिखाया था कि एवरी सीडीएफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज सीडीएफ। ठीक है, ये थ्योरम था, क्वेश्चंस नहीं किए तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़े क्वेश्चंस पे आते हैं। तो मान लो सिंपल सबसे आसान क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूं। सो सिंपली एक क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक, और सैंपल स्पेस हमें पता है, तो आज हम मेनली सीडीएफ डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है डिफरेंट जो ये डिस्क्रीट कंटीन्यूअस मिक्स्ड अगले क्लास में करूंगा, या हो सकता है आज टाइम मिलेगा तो करेंगे डिस्कस। तो अभी पहले इसको ठीक से समझो सीडीएफ को। तो कॉइन ये हो गया, एक्स मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड। तो यहां से आप बता सकते हैं इजीली कि रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या है। तो यहाँ पे रेंज क्या है, क्या होगा रेंज रैंडम, कितनी बार हमने टॉस किया कॉइन को, सो यहाँ से 0 1 हो गया। अब ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ये बहुत इजी है, तो आपने देखा था। तो x बराबर 1 का मतलब है एक हेड आना जो कि 1/2, और x बराबर 0 आने का मतलब है टेल आना, मतलब 1/2। मैं क्वाइन कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हम लोग फेयर क्वाइन लेंगे, ठीक। अब आप मुझे बताओ, हमें, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज सीडीएफ ऑफ x। सो सीडीएफ ऑफ x आपको लिख के बताना है कि fx ऑफ x क्या होगा इस क्वेश्चन में। हाउ कैन वी राइट सीडीएफ ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, ये करेक्ट, हाँ ठीक है, बाकी लोग लिख के देखिए। तो देखो आपको याद होगा एक्चुअली ये क्या है, पहले मैं थोड़ा वो याद दिलाता हूँ आपको। देखो जब हम लोग रैंडम वेरिएबल जब लिख रहे थे ना, सो जब हम रैंडम वेरिएबल चेक कर रहे थे, तो आपको याद होगा मैं एक बार ये हम लोग फाइंड कर रहे थे, एक्स इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू एक्स, जिसका मतलब था एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। और ये हम यहाँ पे ब्रेक करते थे कि यहाँ पे सपोर्ट 0 1 है, तो हम लोग ब्रेक करते थे कि x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 से 1 में है तो क्या होगा, और x की वैल्यू 1 से अगर इंफिनिटी में है तो क्या होगा, ये चीज है। तो यहाँ माइनस इंफिनिटी से, मान लो ये माइनस इंफिनिटी से 0 है। सो आपने देखा जब x की वैल्यू मैं माइनस इंफिनिटी से 0 में कोई भी एक नंबर चूज करूंगा तो कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये 5 आ रहा था। जब x की वैल्यू आप 0 और 1 के बीच लेंगे, मान लो 0.5, तो x बराबर 0 वाला यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 0 किससे करस्पॉन्डिंग आता है, टेल के करस्पॉन्डिंग, तो सेट कंटेनिंग t आता था। जब x की वैल्यू आप 1 से इंफिनिटी में लेंगे तो ये ओमेगा आ जाता है, सैंपल स्पेस ही आ जाता है ना। सो ये आपका ओमेगा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, सैंपल स्पेस। अब ये आपको ओमेगा आ गया सैंपल स्पेस। सो ठीक है,
अब क्या करना है इसका, तो आपको फाइंड करना है CDF। तो एक्चुअली CDF जो होता है, ये जो CDF ऑफ x है, यू नो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, एक्चुअली इसी का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो जैसे रैंडम वेरिएबल ब्रेक कर रहे थे इन द सेम वे विल ब्रेक इट हियर। देखो सो यहाँ पे क्या होगा, तो इसी की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो सेम इंटरवल ऐसे ही ब्रेक होगा कि x की वैल्यू 0 से कम है तो क्या होगी, ये तो ऐसे लिख लो यहाँ पे कि x की वैल्यू -∞ से 0 में, मतलब वही लेस देन 0, मीनिंग तो वही है ना, सेम बात है कि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगी, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो क्या होगी, और x मोर देन इक्वल टू 1 है तो क्या होगी। तो x लेस देन 0 है तो फाई है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। x जब 0 और 1 के बीच है तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और x जब मोर देन 1 है तो ओमेगा आ जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। तो लिखना वही है, बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या दूसरे तरीके से आप यहां से भी सोच सकते हैं, ये निकाल पाओगे आप लोग, देख लो, इसमें किसी को डाउट है, ये यहां से ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अब ट्राई करके देखो। सो सेकेंड क्वेश्चन है, मान लो ट्वाइस वाले बात करता है, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अब 2 बार टॉस किया हमने, तो अब सैंपल स्पेस है HH HT TH TT, ये है x में, यहाँ चलो मान लो सेम ले लेता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स, सो नंबर ऑफ हेड्स ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये है नंबर ऑफ हेड्स, तो यहाँ पे सपोर्ट क्या है x का, 0 1 2। अब बताइए यहाँ CDF क्या आएगा, व्हाट इज CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। सो आपको CDF निकालना है यहाँ भी। चेक लिख के बताइए, तुक्का नहीं लगाना है, लिख के बताओ ठीक से। ट्राई करो, लिखने का ट्राई करो, क्योंकि ये सब एग्जाम में भी क्वेश्चंस लिखूंगा मैं। सो मैंने असाइनमेंट बहुत सारे ग्रुप में भेजे थे, यू कैन स्टार्ट ट्राइंग, जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, और जो डाउट है डाउट क्लास में पूछ सकते हो या कभी भी पूछ सकते हो, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा तब। ओके बाकी लोग कन्विंस्ड हैं जो आंसर आया है, ओके आज नेट बैच में क्या बेसियन पढ़ाए थे क्या सयानी, पवन सर, अच्छा ओके। तो चलो, सो यहाँ पे क्या सिंपल है, देखो अगेन द सिंपल थिंग,
जैसे अगर मैं वो लिख रहा होता, जैसे हम लोग जब रैंडम वेरिएबल चेक कर रहे थे, सो वी वर राइटिंग लाइक x इनवर्स माइनस मिड एक्स, ये होगा, ये हमारे पास है ना, मतलब ओमेगा सच दैट x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x। तो इसको कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे 0 1 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको ब्रेक करें x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू 2, ये हो गया। तो जब लेस देन 0 है तो क्या होगा, सो ये मतलब ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। जब x लेस देन मतलब x 0 1 के बीच है, मान लो 0.5 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ 0.5 रखेंगे तो ये सिर्फ 0 वाली सेटिस्फाई करेगी, और सिर्फ 0 वाली सेटिस्फाई 0 किस पे आएगा, तो नंबर ऑफ हेड से ले रखा है तो टेल पे, अभी मैं ये लिख रहा हूँ टेल, ये सेट लिख रहा हूँ मैं अभी, इवेंट। और यहाँ पे जब आप लिखेंगे 1 से 2 के बीच है तो मान लो 1.5, तो जब x को आप 1.5 रखेंगे तो 0 1 दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो 0 1 किसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 या 1 होगी, तो 0 या 1 इन तीनों के करस्पॉन्डिंग होगी। तो यहाँ आ जाएगा tt th ht, और जब x मोर देन इक्वल टू 2, तो x को 2 या 2 से ज्यादा लोगे स्मॉल x को, तो ऑल वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस, मतलब पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। सो ये चीज है। और चूंकि यहाँ पे हम लोग सिग्मा फील्ड लिख नहीं रहे, तो सिग्मा फील्ड पावर सेट है, तो ये कोई भी यहाँ सेट आ रहा है वो हमेशा सिग्मा फील्ड में होगा ही। अब इसी की प्रोबेबिलिटी लगा दोगे तो ये CDF आ जाती है, यू अप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट एक्चुअली, तो इसी सेट की प्रोबेबिलिटी CDF है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0, ये हो जाएगा 1/4 है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, अच्छा सॉरी 4 ना 3/8 कह रहा हूँ, एक मिनट सॉरी, कितना होगा 3/4, 3/4 ना 3 आउट ऑफ 4 है, सो 3/4 और ये 1, ठीक। सो यहाँ से हो गया जब ये x लेस देन 0 है, x मोर देन 0 लेस देन 1, और x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू। किसी को इसमें डाउट हो रहा है CDF लिखने में, नहीं ना? अच्छा एक काम करो, इसका ग्राफ बनाओ, अभी जो मैं CDF लिखा था, लेट्स मेक ग्राफ ऑफ दिस। ये जो CDF एक फंक्शन है ना, सो हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। सो ये x है और इधर CDF है इसका, ठीक है ना। सो हमें ग्राफ बनाना है x वर्सेस दिस। तो जैसे आप देखो जब x लेस देन 0 है, क्योंकि इससे ना बाद में हम CDF डिस्क्रीट का CDF का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, और मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF का डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो कई बार आपको ग्राफ गिवन होता है, ग्राफ देख के आप डिसाइड कर पाओगे कि ये जो CDF है ये डिस्क्रीट का है कि कॉन्टिन्यूअस का है, मिक्स का है, इवन देख के भी बता पाओगे, पर ग्राफ से ज्यादा बेटर बता पाओगे आप। सो देखिए, हाँ स्मॉल x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यार, क्या ही है। सो यहाँ पे दिस वर्सेस दिस, तो अभी क्या हमारे पास जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है तो यहाँ पे x 0 है ना, सो x लेस देन 0 है तो ग्राफ ये है। अब जब x, तो यहाँ पे ओपन है, ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है, दिस पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, और जब x 0 से 1 के बीच है, जब x 0 से 1 के बीच है तो ग्राफ क्या है 1/2, तो मान लो 1/2 यहाँ पे नंबर है, तो x जब 0 से 1 के बीच है ग्राफ है 1/2, तो 1 पे ओपन होगा और इस पे क्लोज होगा। तो जो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ मतलब इंक्लूडेड है, डार्क नहीं कर रहा हूँ एक्सक्लूडेड है वो पॉइंट। फिर जब 1 से इन्फिनिटी वैल्यू है तो 1 है, तो 1 मान लो यहाँ पे है लेट से, सो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा एंड इन्फिनिटी तक। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस CDF। तो आप नोटिस करोगे दिस तो इसको बोलते हैं पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज अ पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन पीस वाइज मतलब इंटरवल, सब इंटरवल्स पे कांस्टेंट है, सो दीज आर पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली। और इसको हम जंप बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड जंप, जंप। अब आप जंप को अगर आप पहचानोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं बोल सकते, ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होता है?
सो इसमें कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? ये वही बात हो गई, मैंने अभी कल बच्चों को समझा रहा था कि होता नहीं, कभी हमने एक दिखाया ये बिल्ली है, अगली बार कुत्ता दिखा रहा है, तुम्हें लग रहा है वो भी बिल्ली ही है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली डिफरेंस ही नहीं पता है कुत्ता और बिल्ली में डिफरेंस क्या है। सो ये वाली चीज़ तुम्हारे साथ भी सेम है, ठीक है ना। तो तुम्हें ये दिख रहा है, ये यहाँ कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस ग्राफ में? जस्ट वन, एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं? इन्फिनिटली मेनी है, दोनों सेम कैसे हो गया? अभी तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आई डोंट नो व्हाई यू डोंट ट्राई टू लर्न ये चीजें हैं, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th-12th क्लास में था। एनीवे ठीक है ना। तो देखिए, तो ये एक जस्ट पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ी है, वो तो उसका ग्राफ अलग होता है, उसका क्या ही बताऊं, तुम देखो जो पॉइंट। सो ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या बताना चाह रहा था, सो मैं ये बोल रहा था, जंप है, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसको हम जंप बोलेंगे। कहाँ पे जंप आ रहा है, तो इस फंक्शन में 2 पॉइंट्स पे जंप है। जंप मतलब एक्स की वैल्यू देखो कहाँ पे है, जब एक्स की वैल्यू 0 है, जैसे ग्राफ -∞ से 0 तक 0 है, तो 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, और 0 के राइट हैंड लिमिट एक्चुअली हाफ है। तो मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 0। और तो जब डिसकंटिन्यूअस जंप हो रहा हो, कितने का जंप हो रहा है, तो ये जंप का लेंथ जो है हाफ है। इसका मतलब ये है, इफ यू सी हेयर, सो ये जो जंप है, सो x बराबर 0 पे फंक्शन ने कितने का जंप लिया है, यहाँ 0 था अब हाफ हो गया, तो हाफ का जंप है एक्चुअली, सो ये हाफ है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो जब x 0 से 1 के बीच है, तो CDF की वैल्यू आपकी ये है, और x जब 1 से आगे होगा, मतलब 1 से इंफिनिटी है, तो CDF की वैल्यू 1 है एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x बराबर 1 पे कितने का जंप है यहाँ पे, तो ये जंप कितना, इसका जंप का लेंथ कितना है, तो ये जंप का मतलब ये कितना जंप हुआ, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ थी, 1 की राइट हैंड लिमिट 1 है, तो कितने का जंप हुआ फंक्शन में, कितना, हाफ से 1 हो गया ना, तो हाफ का जंप हुआ। तो x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी भी हाफ है एक्चुअली, ये चीज है। सो x बराबर 1 पे भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, x बराबर 0 पे भी हाफ है। तो ये तुम CDF देख के भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो डिस्क्रीट का, ऐसे हमने भला कि बनाए वैसे ही हैं, बट तुम रिलेट कर पाओगे एक्चुअली इसमें, है ना। ये ग्राफ से देख के मैंने लिखा है, हमें ऐसे पहले से भी पता है ये चीजें, ये कुछ नया मैंने नहीं लिखा है, बट वो ग्राफ से यू कैन रिलेट कि कैसे रिलेटेबल है। हाँ जी, कुछ पूछना है सुप्रिया? ओके ओके, हाँ तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग आप इसका ग्राफ बनाओ, सो यू मेक ग्राफ ऑफ दिस CDF, है ना। सो यू मेक द ग्राफ ऑफ दिस CDF, अगेन आप बना सकते हो, इजी है। सो ये जो CDF एक फंक्शन है, सो इफ यू मेक द ग्राफ, सो इसका जो ग्राफ होगा आपका, दिस इज x, एंड इधर है आपका fx ऑफ x, है ना, ये ग्राफ है। नाउ यू अगेन मेक द ग्राफ। सो अगर आप ग्राफ बनाओगे, सो यहां से आ जाएगा आपका कि x लेस देन 0 है, तो x अगर लेस देन 0 है तो वैल्यू 0 है ग्राफ की, ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। x जब 0 से 1 है, x इज 0 to 1, जब x आपका 0 से 1 के बीच है, तो वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 है, तो ये ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लूडेड, यहाँ इंक्लूडेड। और जब x 1 से 2 है, तो वैल्यू कितनी है, 3/4, 3/4 यहाँ होगी, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये हो गया। और जब x 2 से इंफिनिटी है, तो जब x 2 से इंफिनिटी है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 है, तो जैसे ये इंक्लूड कर लो यहाँ से यहाँ तक, है ना। सो ये वाली चीज है।
देखो, अच्छा यू कैन चेक कि ये जो ग्राफ है, अब वैसे भी देख पता चल रहा होगा कि ये राइट कॉन्टिन्यूस है, नॉन डिक्रीजिंग है, इन्फिनिटी में वैल्यू 1 होगी और माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगी, है ना, क्योंकि सीडीएफ का ग्राफ है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगी कंडीशन. अगेन यू सी यहाँ पे देयर आर 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, है ना. तो यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 निकालोगे तो कितना आएगा, तो देखना है 0 पे कितना जंप. मैं बोला अगर ग्राफ मान लो कहीं पे गिवन है आपको डायरेक्टली एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, कि ग्राफ को देख के प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आएगी, ये है. और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ग्राफ में कहीं भी जंप नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ ऑफ इन द सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो ये सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसलिए यहाँ जंप आ रहा है. कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ग्राफ में कहीं पे जंप नहीं आएगा ये. सो ठीक है ना, जीरो के राइट हैंड वही जंप देख लो कितने का है, राइट हैंड लिमिट 1/4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, तो ये हो गया. x बराबर 1 का मतलब है कि 1 की राइट हैंड लिमिट यहाँ 3/4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कितने का जंप है, ये देखना जंप का लेंथ कितना है. सो अभी जो मैंने लिखा है इस जंप का 1/4 था, इस जंप का लेंथ कितना है 3/4 माइनस 1/4, कितना आएगा ये, तो ये 1/2 हो गई. ऐसे ही x बराबर 2 की बात करोगे, सो 2 पे कितने का जंप है, तो 1 माइनस 3/4, है ना. तो यहाँ मैंने ग्राफ बना दिया, तो कितने का ग्राफ बनेगा, मतलब ये तो ग्राफ नहीं है, जैसे समझाने के लिए जंप काउंट कर रहे थे ना. हाँ, तो यहाँ भी जंप काउंट कर रहे हैं जस्ट. सो ये है, तो इसमें 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4. तो दिस इज सेम पीएम जो आप ऑलरेडी जानते हो, बट जब सीडीएफ अगर गिवन होगा तो डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट. तो सीडीएफ में जो पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होती है मतलब वो जंप बता रहा होता है, जंप जो है पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली. जी जी जी, तो ठीक है यहाँ तक. आगे जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिखूं, एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे होगा मान लो कि अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है, और ओमेगा आपके पास है 1 2 अप टू 6, एक्स है, मतलब एक डाई को सिंपल रोल किया, एक्स क्या है कि डाई इज रोल्ड, ओमेगा ये हो गया, एक्स है नंबर ऑन द डाइस, है ना, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, ये हो गया. अब डाइस नहीं, और डाई होगा ना, सिंगल डाई है तो यहाँ पे आपको क्या बोलना चाह रहा है, तो एक्स का सपोर्ट क्या होगा 1 2 3 4 5 6. तो बताइए सीडीएफ क्या आएगा, व्हाट इज सीडीएफ ऑफ एक्स, एक्स का सीडीएफ निकालिए, निकाल पाएंगे. सो व्हाट इज सीडीएफ ऑफ एक्स, हाँ हाँ हाँ, बाकी लोग देख लो निकाल पाओगे ना, तो आसान है ये तो.
सो मतलब आई थिंक लाइक ये इजी है सबके लिए ना, आप लोगों के लिए तो इजी हो गई। सो अब सिंपली वही है, सपोर्ट 1 से 2 है, तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे अगर मैं अच्छा इसका वो लिख के दिखाऊं, जैसे मैं हर बार लिखता था, अगर मैं वो लिखूंगा तो क्या आएगा? एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। अगर ये वाली मैं लिख के दिखाऊं सेट, ये इवेंट है ना, दिस इज इवेंट, तो अगर ये मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या होगा? तो ये वही है, मतलब दिस इज ए सेट लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये चीज़ आप लिखोगे तो यहाँ अगेन सपोर्ट क्या है 1 से 6 तक, तो इस तरह से ब्रेक करना है, एक्स लेस देन 1, फिर मोर देन इक्वल लेस देन 2, मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, मोर 3, इस तरह से मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5, मोर देन इक्वल टू 5 लेस देन 6, एक्स मोर देन इक्वल टू 6, इस तरह से ब्रेक किया, मतलब यहाँ 6 टू इन्फिनिटी हो गया ना। अच्छा ये पूरा विजिबल नहीं है तो एक मिनट, तो यहाँ से हो जाएगा। सो अभी क्या है, तो ये हो गया x मोर देन इक्वल टू 6, ये 6 टू इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से 1, तो जब x लेस देन 1, मान लो कोई x फिक्स किया लेस देन 1, तो लेस देन 1 में कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये 5 आ जाएगा। जब आप x 1 से 2 के बीच लोगे तो x बार 1 वाली सेटिस्फाई करेगी, तो ये सिंगलटन 1 आएगा। जब x यहाँ 2 से 3 के बीच लोगे, स्मॉल x आप 2 से 3 के बीच लोगे, फॉर एग्जांपल 2.5, तो यहाँ 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो ये 1 2 है। यहाँ पे आपका 1 2 3 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 आएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा, ओके। सो ये चीज़ है 5 से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा आपका आ जाएगा। और इसी में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी लगा लेना है बस। द सेम थिंग यू हैव टू राइट विथ प्रोबेबिलिटी। इसकी जब प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो वो सीरियल बनता है, तो 0, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये आ जाएगा x लेस देन 1, x मोर देन 1 लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, x मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, x मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5, फिर x मोर देन इक्वल टू 5 लेस देन 6, x मोर देन इक्वल टू 6, इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये आपका CDF। अगेन इसका आप ग्राफ बना सकते हो, ऐसे ही बनेगा अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहो। सो इधर x, अगर आपका CDF है तो इसको पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। सो अगेन यू हैव टू ना पॉइंट आपको लेना पड़ेंगे, जैसे 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6, x ले लो ना। तो 0 से 1 के बीच में क्या है, 1/6, ये मान लो 0 से पहले 0 है, ये 1/6, तो यहाँ आपका 1 0 से ना, अच्छा 0 नहीं, सॉरी गलत बना दिया, तो 1 से स्टार्ट होगा ना, तो 1 तक तो 0 ही है, मतलब 1 तक तो ग्राफ 0 है, 1 तक ग्राफ 0 है। 1 के बाद 1/6, फिर आपका वही 2/6, फिर 3/6, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है ना। ये ग्राफ सही बना पड़े, ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, आगे ऐसे इंक्रीज करो, है ना। तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, समझ गया ना क्या करना चाह रहा हूँ मैं। सो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर ऐसे ही 5 से 6 में यहाँ बन जाएगा। तो ये 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, कितने बनाए, 1 2 3 4 5 ही बनाए, एक और जाएगा, है ना। तो ये मतलब ग्राफ समझ लो क्या मैं चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये हो रहा है, तो बट ऐसे बन जाएगा जी। इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो आपको पूरे R पे दिखाना पड़ेगा। सो डोमेन इज फुल रियल नंबर, तो आपको मैं इसको पूरा बना ही देता हूँ। सो डोमेन रियल नंबर है तो हमें पूरा ग्राफ दिखाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं बोल रहा था कि जैसे 1 लेस देन 1 पे 0 है ग्राफ, और 1 से 2 में ग्राफ 1/6 है, तो यहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ एक्सक्लूड होगा, यहाँ एक्सक्लूडेड है। 2 से 3 में यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ एक्सक्लूडेड है। 3 से 4 में यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ एक्सक्लूडेड है। बस ग्राफ ठीक से बन रहा हो ना,
लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सो ठीक है, तो यहाँ आपका इंक्लूड है, यहाँ एक्सक्लूडेड। 4 से 5 में ये होगा, और 5 से 6 में ये होगा, फिर ये ऊपर पहुँच गया, मैं इससे डर रहा था। तो मतलब यही करना है ना, यहाँ एक्सक्लूड कर रहा है, और बाद में 6 से इन्फिनिटी में 1 हो जाएगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो इस तरह से कुछ है, देख लो। तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, ठीक है। तो 1, तो मतलब इस तरह क्वेश्चन इजीली तुम सॉल्व कर लोगे। अब मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो। तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे एक तो का आसान सा क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ, मैं जैसे एक तो ऐसा बना रखा है, टेबल है। जैसे ये जैम का ही क्वेश्चन है, देखो मैं तुम्हें सिंपली ऐसा बना कर दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर, तो यहाँ पे एक साइड है x और एक साइड है px, है ना। मतलब px मतलब प्रोबेबिलिटी एट x, पॉइंट प्रोबेबिलिटी एट x। x की वैल्यूज हैं -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है ना, नहीं काफ़ी है। सो -2 पे जो प्रोबेबिलिटी है c, -1 पे है 2c, 0 पे है d, 1 पे है c, और यहाँ हो गया 2c, ठीक है। c 2c d c 2c, है ना, इस तरह से है। अब क्या करना है आपको, आपको बोला गया है आगे कि ये देखो, ये सिंपल सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है x का, तो समझो, या यही बाद में पीएमएफ बनाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो दिस, एंड आगे आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 है, और इसकी वैल्यू 3/4 है। तो बताओ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c एंड d। तो c की वैल्यू क्या है, c और d क्या होगा, ये आप ऑप्शंस बता सकते हो। आप लोग ट्राई करके बताओ कि c और d की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बाकी लोग चेक कर लीजिए। वन बाई 12, 1/2, और इसका था 1/24, 3/4। बाकी लोग बताइए, आप में से जो भी आंसर निकाल रहे बताओ, ताकि पता चलेगा आपका क्या आंसर आ रहा है। और अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप सीख नहीं रहे हो, फिर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, फिर एग्जाम में जाके कॉस्ट पे करोगे, ये चीज़ है। क्योंकि आपको लगता है ना हो जाएगा, कर लेंगे, फिर वो एग्जाम आ जाएगा, होगा नहीं है, करोगे भी नहीं आप, ये चीज़ है।
जब अभी टाइम है सीखने का, तो नहीं फोकस करोगे तो जब बाद में फिर सीखने का टाइम मतलब ढूंढोगे, और टाइम लिमिटेड है ना। तो ये सॉल्व एंड ट्राई, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हालांकि ये, लेकिन क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, अच्छा बी ऑप्शन आ रहा है, ओके। मैं सॉल्व करूँ या हो गया सबका? तो ये सबने कर ही लिए होंगे, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर किसी का नहीं हुआ तो बता सकते हो, तो मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं मान रहा हूँ सबने कर लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा है जी। तो देन बताओ क्या वैल्यू होगी। क्या आएगी? ये CDF है, आपको बता रखा है कि ये CDF है, तो मुझे बताओ ABC की वैल्यू क्या आएगी। सर ए का वैल्यू तो 0 होगा, सी का वैल्यू 1 होगा। सर ये सीडीएम में थोड़ा सा दिक्कत है सर। सर एक सर जगह से निकल अब शांति से बैठो, नहीं आ रहा चुपचाप बैठो, बाकी लोगों को करने दो। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि लाइक अगर CDF है तो बताओ क्या होगी वैल्यू, है ना। सो जस्ट CDF का डेफिनेशन यूज करो, प्रॉपर्टी यूज करो, आ जाएगा।
पता नहीं तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर ये हो गया, क्या बताया था, 081। बाकी लोग बताइए। तो अभी तो दिक्कत था, अभी कैसे ठीक हो गया? तो शांति से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताओ इतने का आंसर बताओ क्विकली। सर x इक्वल टू हाफ में 0 आएगा और इसमें सर x इक्वल टू 2 में 1/9 आएगा। ओके। ठीक है, तो ये 0 और 1/9। 1/9। किसी को डाउट है इन तीनों क्वेश्चन में? मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, अगर किसी को, इफ यू वांट मी टू सॉल्व देन आई कैन सॉल्व, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर जो आंसर कर रहा है इसका मतलब उनको आ गया है, जिनको नहीं आ रहा यू कैन टेल, देन मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे हमने 2-3 क्वेश्चन लिखे आपके लिए। हम लोग 1-2 जस्ट देख रहे थे, ये CDF है ना, तो ये CDF की प्रॉपर्टीज क्या है उस पर हम बात कर रहे थे ना। तो ये आपका CDF है और ये थ्योरम है, मेनली इन दोनों बेस्ड क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इस पे बेस्ड। आपको कोई फंक्शन दिया है, बोल रहा है CDF है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। एंड ये आपके पास मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसका आंसर ये बताया 2-3 लोगों ने, मतलब एटलीस्ट जो सिंसियर लोग उन्होंने सॉल्व कर ही लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किए यू कैन टेल, अगर नहीं हुआ है तो नहीं बोलोगे तो मैं मानूंगा सॉल्व कर लिया, ये है। दूसरा ये था, इसमें निकालने आई थिंक यही करेक्ट आंसर होगा, एंड इसका ये ठीक है ना। अगर किसी को डाउट है तो तुम बोल सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। हाँ, सेकंड में बताइए CDF की क्या प्रॉपर्टी थी, CDF की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वो थ्योरम है ना। नहीं नहीं, समझे नहीं आप। कोई फंक्शन है, उसको मुझे चेक करना है CDF है कि नहीं है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
प्लस इन्फिनिटी पे क्या होनी चाहिए? 1 1। और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पे क्या है? तो प्लस इन्फिनिटी इधर बिलोंग करता है, तो वैल्यू सी हो गई, तो सी बराबर 1। माइनस इन्फिनिटी पे क्या होनी चाहिए? 0 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू? यहाँ माइनस इन्फिनिटी बिलोंग करेगी, सो ए आ जाएगा। अब और क्या होता है? राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग। तो राइट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि किसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें मेनली बी डिसाइड करना है, तो यहाँ ध्यान से देखो 2 के बारे में। सो 2 की राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी 2 के इक्वल, मतलब इनफैक्ट जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, वो ये कहता है कि फंक्शन की जो मतलब राइट हैंड लिमिट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, है ना, एट एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे 2 पे राइट हैंड लिमिट क्या है फंक्शन में, देख के बताओ। हाँ, तो x को 2 रख दो यहाँ पे, x2 है ना, सो 2 स्क्वायर बाई 16, और एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की? 2 बाई बी। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं, 8 आएगी। तो ठीक है, तो ये आ गया, जैसे यही चाहिए था मुझे। और बाकी 8 रख दो, बाकी वैल्यू पुट कर दो, तो ऑब्वियसली ये नॉन डिक्रीजिंग हो ही जाएगा। आप चेक कर सकते, ग्राफ बना सकते हो चाहो तो ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ है, इसका ग्राफ भी बना सकते हो। तो भी जस्ट एक सीडीएफ की प्रॉपर्टीज पे ये क्वेश्चन था, सेम ये भी था सीडीएफ की प्रॉपर्टीज पे। सो आप इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाओगे तो हमें क्या होता है, देखना होता है जंप किस पॉइंट पे है। तो ये हाफ तो 0 1 के बीच है, तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, तो इस पर कोई जंप नहीं होगा। और 2 पे देखना जंप होगा, डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबने सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, थोड़े आगे बढ़ता हूँ। तो अभी हम क्या बता रहे थे? सीडीएफ, है ना। तो अभी हमने देखा, अगर ग्राफ बनाना चाहो आप कुछ सीडीएफ का, जैसे तुम अगर इसने बीसी निकाल लिया ना, इसका ग्राफ बना के देखो कैसा ग्राफ होगा। अगर इसका ग्राफ बना के देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ बना के देखो क्या होगा। जंप मतलब राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। सो मैं ये बोला, जंप का मतलब ये हो गया तो जंप किसी पॉइंट का मतलब है, जंप का मतलब है जो मैं बोल रहा हूं, जंप एट एक्स। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स। और ये जंप कैसे निकालेंगे? सो यू राइट द राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट माइनस एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सीडीएफ एट दैट पॉइंट। तो ये तुम बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हो यहां से। ये क्या है? उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और माइनस एक्चुअल वैल्यू, उसका डिफरेंस, ये चीज हमने लिया। तो ये फॉर्मूला तुम लोग यूज कर सकते हो, है ना, यू कैन यूज एनीवेयर। तो ये सीडीएफ एट राइट हैंड लिमिट माइनस सीडीएफ एट दैट पॉइंट, तो एक्स पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ग्राफ से भी कर सकते हो, ग्राफ बनाओगे तो आ जाएगा, नहीं तो देखो बताओ, तुम इसका ग्राफ बना लो ना इजीली। सो इफ यू मेक द ग्राफ, तो क्या होगा इसमें, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग, उनके लिए बहुत इजी है ये। एक्स और ये एफ एक्स, ग्राफ बना के देख लो। ऐसे तुम्हें 2 पे चाहिए ना, तो 2 का राइट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पे, 1 और 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, या 2 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की? 8.9 2 पे भी 1 ही। अच्छा एक मिनट, तो मैंने क्या किया, जंप चाहिए ना मुझे, तो ये तो दोनों 1 ही है, तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा। एक मिनट, तो यहाँ मुझे ना इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कर दो। हाँ, क्योंकि इक्वल था ना। अच्छा अच्छा, एक्स लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अरे एक मिनट एक मिनट, यहाँ राइट हैंड लिमिट लिख दो, या इसको मैं ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। सो ये एक्चुअली होता ऐसा है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस, थोड़ी सी लिखने में मैंने गलती की थी, एक्स लेस देन एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना इसको हम। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स लेस देन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा होता है, ये मैंने थोड़े से ना गलती किया था। तो एक्स बराबर एक्स होगा
CDF ऑफ x माइनस CDF एट x माइनस, ये होगा CDF एट x माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट वाले पॉइंट को घटाना है, ये होगा। क्योंकि इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x लेस देन इक्वल टू x, वैसे घटा दिया प्रोबेबिलिटी x लेस देन x, तो बचा ये, इसको ये लिखूंगा और इसको ये लिखूंगा, तो CDF एट 2 माइनस CDF। अब देखो इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, नहीं 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ, और 2 पे वैल्यू कितनी है CDF की 1। इनफैक्ट यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था क्योंकि CDF हमेशा राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, सो इनफैक्ट यू कैन फर्दर राइट इट कि राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये किसी भी रैंडम वेरिएबल में वर्क करेगा, सो दिस विल वर्क इन केस ऑफ ऑल रैंडम वेरिएबल। हाँ जी, CDF की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या है, अरे भाई हाँ, तो हमें पता है कि CDF विल ऑलवेज सेटिस्फाई दैट 4 कंडीशंस। क्या क्या 4 कंडीशंस है, इन्फिनिटी पे 1 होगी, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगी, राइट कॉन्टिन्यूअस। राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, तो बस मैंने लिख दिया वैल्यू एट अ पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि x तो CDF है ना, मुझे पता है CDF है, ये तो CDF है ना ऑलरेडी, तो एवरी CDF विल सेटिस्फाई दैट 4 कंडीशन, तो किसी भी पॉइंट पे CDF की वैल्यू और उसके राइट हैंड लिमिट पे इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू बाय प्रॉपर्टी ऑफ CDF, तो दिस ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगा। CDF is a right continuous function always, so CDF at a point and CDF at right hand limit वो हमेशा इक्वल रहेगा, तुम ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 तुम वहां पे 2 पे राइट हैंड लिमिट लिख लो माइनस लेफ्ट हैंड, इनिशियली जो मैं लिखना चाह रहा था यही लिखना चाह रहा था, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, ये चीज है। तो 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालो, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, देखो डिफरेंस कितने का है, तो वही आंसर है। 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालो और सॉरी हाफ पे 1/2 पे राइट हैंड लिमिट निकालो और 1/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कितनी आएगी, है ना, तो सेम ही रहेगी, तो इसलिए डिफरेंस 0 का है, तो इसीलिए ठीक है ना। किसी को इसमें डाउट तो नहीं था ना इस क्वेश्चन में, किसी को पूछना है ये क्वेश्चन, किसी को अगर डाउट हो जिनसे सॉल्व नहीं हुआ तो यू कैन आस्क, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, ये चीज है। ओके, तो इसमें 2 क्वेश्चन था यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा भी उस पर आगे बढ़ता हूँ। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको CDF की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, ये है। तो आगे आते हैं थोड़ा सा, चलो, तो मैं आ रहा था टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो उससे पहले थोड़ी मैं सेट की बात कर लेता हूँ, है ना, जो सेट में आप लोगों को दिक्कत आ रहा था। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कोई सेट है तो या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ठीक। अब इनफाइनाइट में 2 कैटेगरी है, ठीक है ना, फाइनाइट में भी 2 कैटेगरी है, या तो एम्प्टी है, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है एक्चुअली, ठीक है ना, और नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है, मतलब फाइनाइट सेट एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है ना। अब इधर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में एक तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, और एक अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। अब आपको समझना है इन चीज का मीनिंग, तो यहाँ पे क्या है, सो यू नो डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट, है ना। अब ये लिखने की जरूरत है नहीं, फाइनाइट सेट का डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत है, ये तो सबको पता है फाइनाइट सेट क्या होता है, क्योंकि ये सब वर्ड मैं फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा, ये सब वर्ड, हाँ, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो a set containing finite number of element, ठीक। आगे आता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें जो फाइनाइट सेट नहीं है, है ना,
इनफाइनाइट सेट क्या है? जो फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अ सेट विच इज नॉट अ फाइनाइट सेट। सिंपल, अभी इतना ही लिखता हूं। अब आते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट पे। एम्प्टी सेट पता ही है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। नॉन एम्प्टी मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट है, तो ये सब में दिक्कत तो है नहीं किसी को, है ना? ये सब तो किसी को, इससे बहुत बच्चों वाली चीज हो गई। एम्प्टी सेट मतलब नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। नॉन एम्प्टी मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट, है ना? सो नॉन एम्प्टी का मतलब होगा एटलीस्ट वन एलिमेंट। अब मैं आता हूँ काउंटेबल अनकाउंटेबल पे। सो नॉन एम्प्टी मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक, अ सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट। अब क्या होगा? अब आते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, इसकी बात करना है। ये अगले पेज पे लिखता हूँ, है ना? तो अब होता है एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब इसको डिफाइन करना है, मैं सबको डिफाइन कर रहा हूँ जस्ट कि डेफिनेशन क्या है। जब आपसे कोई पूछता है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बहुत बेसिक चीज होती है, जो इंट्रोडक्टरी चीज होती है। अब आते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट को मैं डिफाइन करता हूँ। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ये है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। क्या होगा? सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट? इसमें ये होता है कि अ सेट एस इज, एस कोई सेट है, इज काउंटेबली इनफाइनाइट if and only if there exists a bijective function. So there exists a bijective function, मान लो f from set of natural number to s, ठीक है? सो s को काउंटेबल इनफाइनाइट बोलेंगे अगर नेचुरल नंबर से लेके उस सेट तक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव क्या होता है? वन वन ऑन टू दोनों होने चाहिए, है ना? बाइजेक्टिव आपको पता है कि वन वन एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो एस एक्चुअली रेंज है उसका, ठीक है, क्योंकि वन वन ऑन टू है। तो नेचुरल नंबर में काउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट मतलब 1 2 3 है, तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एक एलिमेंट मिलने चाहिए मुझे। मतलब आप लेवल कर रहे हैं एक्चुअली, जैसे एस में पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जितने नेचुरल नंबर है हर नंबर के करस्पॉन्डिंग एक एक एलिमेंट उसमें मिलता रहेगा। तो क्या फाइनाइट सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बन पाएगा? फाइनाइट सेट को हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं? यस और नो? क्यों? फाइनाइट सेट कभी भी n के साथ बाइजेक्टिव फंक्शन बना पाएगा? आपको पता है कि जब एक और थ्योरम होता है, एक्चुअली यहां पे ये है, सो दैट इज कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर एंड कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल होगा। मतलब जितने एलिमेंट नेचुरल नंबर में है उतने ही एलिमेंट एस में होगा एक्चुअली। जी 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 जी, उस तरह से बोल सकते हैं, हाँ। तो यहां बोलना चाह रहा हूं कि एस को हम काउंटेबली इनफाइनाइट बोलेंगे अगर एन से एस में एक वन वन ऑन टू मैप मिल जाता है बाइजेक्टिव। तो मतलब इसके कार्डिनलिटी, एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें एक जस्टिफाई करता हूं कि जैसे मुझे कोई बोलता है, एक क्वेश्चन लिख देता हूं जस्ट समझ के लिए, कि कोई बोलता है प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबल अलग होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट अलग है और काउंटेबल सेट अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक? तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है कि z काउंटेबली इनफाइनाइट है।
तो बाय डेफिनेशन मुझे क्या करना होगा, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या प्रूव कर पाऊंगा कि जेड काउंटेबल इनफाइनाइट है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़ो और बताओ। हाँ बताओ, तो ऐसा कोई बताओ मुझे। टू पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक ऑड पे और एक इवन पे, फिर एक 8/2 हो जाएगा और एक चेन में एक सिंगल एलिमेंट के साथ अगर जो अनमैप्ड रहेगा तो उसको ये काउंटेबल इनफाइनाइट जी ऐसा एलिमेंट बताओ, एक ऐसा बताओ मुझे फंक्शन जो बाइसेक्टिव हो। बाइसेक्टिव फंक्शन, सो यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूं तो एफ एन जो होगा यहाँ पे, सो एन मैंने नेचुरल नंबर्स लिए हैं एक्चुअली, सो ठीक है, n/2 जब n इवन ले लेता हूं और n-1/2 जब n ऑड है। अब तुम चेक करो कि ये बाइसेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। अब ये सब 11 12 में क्वेश्चन था कि प्रूव करो ये बाइसेक्टिव फंक्शन है n to z में, सो n से z में ये बाइसेक्टिव फंक्शन है और ये एक बाइसेक्टिव फंक्शन है, दिस इज, तो यहाँ f जो मैं बना रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर में, और ये बाइसेक्टिव फंक्शन है। अब इसको प्रूव करके देखो, ये बाइसेक्टिव फंक्शन आएगा। तो ये एक्चुअली, तो ये कहना चाह रहा है कि जितने एलिमेंट नेचुरल नंबर में उतने ही इंटीजर्स में है, मतलब दोनों काउंटेबली इनफिनाइट सेट है, और जितने भी काउंटेबली इनफिनाइट सेट होंगे सबकी कार्डिनलिटी इक्वल होगी, सबकी कार्डिनलिटी इक्वल आएगी। तो ठीक है ना, जितने भी काउंटेबली इनफिनाइट सेट होंगे सबकी कार्डिनलिटी इक्वल रहेगी। तो ये हो गया डेफिनेशन काउंटेबली इनफिनाइट सेट का। अब आता हूं अगला वर्ड पे, अगला है काउंटेबली अनकाउंटेबली इनफिनाइट। अनकाउंटेबल इनफिनाइट का क्या डेफिनेशन होगा, तो देखो इससे पहले मैं एक वर्ड डिफाइन करता हूं, काउंटेबल सेट। अब मैं डिफाइन करता हूं काउंटेबल सेट। अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, काउंटेबल सेट। क्या पीछे डिफाइन किया था, काउंटेबली इनफिनाइट सेट। अब ये सेट के बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूंगा ये डिस्क्रीट है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। जो हम रेंज निकालेंगे रैंडम वेरिएबल का, जिसको हम लोग सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, तो रैंडम वेरिएबल का जो रेंज होगा एक्चुअली वो डिसाइड करेगा कि वो डिस्क्रीट है कि नहीं है, ये चीज है। तो उसके लिए आपको पहचानना आना चाहिए कि डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है, क्या है। ठीक है, तो काउंटेबल सेट क्या होगा, कोई बताओ जिनको आइडिया है। आई डोंट थिंक किसी को आइडिया होगा अभी। सो इन्यूमरेबल क्या होता है, मुझे नहीं पता इन्यूमरेबल क्या है, उसको डिफाइन करो। तो क्या डिफरेंस हुआ काउंटेबली इनफिनाइट में और काउंटेबल सेट में, मैं दो बार क्यों लिख रहा हूँ सेम ही चीज को। बता, तो मैं इसका डेफिनेशन काउंटेबल सेट का, जैसे काउंटेबल इनफिनाइट है, क्या मैं सेम डेफिनेशन वहां चिपका दूं या कुछ अलग लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा। तो वो तो यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने क्या नया लिखा है। लेकिन समझ नहीं आया ना, किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी है। अब जिस बच्चे को समझ आ जाएगा कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी, तो जरूरत है। किताब में तो सारी चीजें हैं, लेकिन मेन चीजें वो समझना है। या तो कुछ बच्चे खुद पढ़ के समझ लेते हैं, नहीं समझ आता तो आप पूछो, डिस्कस करो, ये चीजें आपने पढ़ा है लेकिन आपको समझ नहीं आया, ये ना। बाकी लोग कोई बताना चाहेगा बता सकता है। सो काउंटेबल सेट क्या है, देखो अभी मैंने डिफाइन किया था दो वर्ड यहाँ पे। हमने अभी फाइनाइट सेट भी डिफाइन किया था। फाइनाइट क्या होता है, सेट कंटेनिंग फाइनाइटली मेनी एलिमेंट, है ना। एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है ना। रिमार्क में तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो एम्प्टी सेट है, ऑब्वियसली वो तो लिख ही रखा मैंने,
कि एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट है. एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. जो एम्प्टी सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट है एक्चुअली, ठीक है ना. तो हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, देखो तो फाइनाइट वाला जो सेट है ये, और जो हमने यहां लिखा है काउंटेबली इनफाइनाइट, ये जो हमने लिखा है, इन दोनों का यूनियन ले लो. जो फाइनाइट सेट है और जो काउंटेबली इनफाइनाइट, उसका यूनियन ले लो. तो जो एक नया सेट बना उसको हम काउंटेबल सेट बोलते हैं. तो काउंटेबल सेट मतलब फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट दोनों को इंक्लूड कर दिया, तो जो नया सेट है उसको काउंटेबल सेट बोलते हैं. मतलब काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है. तो दोनों सेम नहीं है. मतलब काउंटेबल सेट में काउंटेबली इनफाइनाइट सेट तो आ ही रहा है, साथ में फाइनाइट सेट भी आ रहा है, दोनों को मिलके एक नया नाम दिया काउंटेबल सेट. तो काउंटेबल सेट का यहां मतलब हुआ कि अ सेट which is either finite or countably infinite. So either a finite set or a countably infinite set, है ना. So this is called countable set. कुछ एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं. जैसे एग्जांपल के लिए एम्प्टी सेट भी एक काउंटेबल सेट है. क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट सेट है. सिंगलटन 1 ये भी काउंटेबल सेट है क्योंकि ये फाइनाइट सेट है. 1 से लेके 100 तक ये भी काउंटेबल सेट है क्योंकि इस फाइनाइट सेट है. 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो भी काउंटेबल सेट है क्योंकि वो काउंटेबली इनफिनाइट है. सेट ऑफ इंटीजर्स जानते हो आप लोग, ये 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, ये भी काउंटेबली इनफिनाइट है, इसीलिए काउंटेबल सेट है. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कि P/Q जहां PQ इंटीजर है और Q 0 नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ काउंटेबल सेट. बाकी इरेशनल नंबर और रियल नंबर अनकाउंटेबल सेट है. तो ये बिल्कुल. हाँ, अरे अंधे उंधे हो गया तुम, यहां तो प्रूफ किया हमने. ये तो प्रूफ है इसका. अब तुम्हें एक्चुअली ये नहीं पता है, तुम्हें अगला थ्योरम लिख देता हूं मैं. कि two sets A and B have same cardinality if and only if there exists a bisective function f from A to B. अगर एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन मुझे मिल जाएगा A से B में, तो A और B की कार्डिनलिटी इक्वल होगी. ये एक थ्योरम है. हाँ जी भाई, क्लियर हुआ तुम्हें अमित कि Z और N की कार्डिनलिटी, इवन जितने रैशनल नंबर्स है उतने ही नेचुरल नंबर्स हैं. मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन तीनों की कार्डिनलिटी सेम है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इन सब की कार्डिनलिटी सेम है क्योंकि सब काउंटेबल इनफिनाइट सेट है. मैंने वर्ड यूज किया है. फिर अब आते हैं अगला. ये तो हो गया काउंटेबल सेट. अभी हमारे पास है, अब है काउंटेबली इनफिनाइट सेट, सॉरी काउंटेबली अनकाउंटेबली इनफिनाइट सेट. तो जो अनकाउंटेबली इनफिनाइट सेट है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, या इसी को हम अनकाउंटेबल सेट भी बोलते हैं. इस अनकाउंटेबल इनफिनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट सेम है. इनफिनाइट सेट या इसको तुम अनकाउंटेबल सेट भी बोल सकते हो. सो अनकाउंटेबल सेट बोल सकते हो, ठीक है ना.
सो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल से सिंपल डेफिनेशन है कि अ सेट विच इज, तो जो भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है उसका सपोर्ट हमेशा अनकाउंटेबल सेट होगा। जो भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल होगा उसका सपोर्ट हमेशा अनकाउंटेबल सेट होगा, ठीक है ना। और डिस्क्रीट वाले का, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका सपोर्ट काउंटेबल सेट होगा, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा सेट विच इज नॉट काउंटेबली इनफाइनाइट, which is not countably infinite या countable, which is not a countable set, which is not a countable set, ठीक है ना। so a set which is not a countable set is called uncountable set, which is called uncountable set, ठीक है ना। तो एक सेट जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल होगा, सिंपल। यहां मैथमेटिकली समझना है, वरना इंग्लिश वाला वर्ड समझोगे तो ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल। इंग्लिश का अगर वर्ड लोग डिक्शनरी वाला वर्ड चूज करोगे तो यहां समझना है कि मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है। यहाँ इंग्लिश में नहीं जाना है कि काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन समझना आपको। हाँ वो भी आगे आएगा, अभी मैं डिफाइन ही नहीं किया, मैंने रैंडम वेरिएबल टाइप स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। अभी तो मैंने डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स में डिफाइन ही नहीं किया, तो बता रहा हूँ, जस्ट मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि इसका यूज क्यों है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ इसका, क्योंकि वहां पे इसको यूज करेंगे। अभी मैंने टाइप डिफाइन नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पे तो अनकाउंटेबल सेट के एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल्स लिखूंगा तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटरवल्स, जो भी इंटरवल्स है वो सब अनकाउंटेबल है, ये सब अनकाउंटेबल सेट्स हैं। तो इंटरवल्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब अनकाउंटेबल सेट्स हैं, ये है। ओके तो अगले क्लास में मैं एक्चुअली यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को ढंग से काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं पता है। तो मैंने डेफिनेशन बताए हैं, उसको ठीक से पढ़ना, नहीं समझ आया पूछना। कोई सेट हो आपके पास, पूछना हो काउंटेबल है कि नहीं तो आप पूछ सकते हो, ये है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में टाइप से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ से मैं कल जो क्लास होगी टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, 3 टाइप हमने जैसे कहा है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड, ठीक है ना। सो ये हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड। चाहो तो आप पढ़ के भी आना है ना, क्योंकि देखो आप कितनी भी किताबें पढ़ के आओ, आप जब क्लास अटेंड करोगे ना आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने की जरूरत है ना। किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हैं लेकिन हम सारी चीजें नहीं समझ पाते। आप समझ पाओगे अगर एक किताब को आप 100 बार पढ़ लो तो आपको लगभग सारी चीजें समझ आ जाएगी, लेकिन एक बार पढ़ के आपको सब कुछ समझ नहीं। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजों को जब रेगुलरली आप रिवाइज करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये चीजें हैं, जैसे मुझे इतनी सारी चीजें क्लियर क्यों है, एक तो मैंने पढ़ा है, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारी चीजें लगभग ऑलमोस्ट क्लियर है। सो ये है, तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी क्लियरिटी बढ़ेगी आपको, है ना। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डेफिनेशन ठीक से याद नहीं रहता। वाई? बिकॉज दे डोंट रिवाइज रिपीटेडली। सिंपल सा मतलब यही है कि वो रिवीजन नहीं करता। तो एक बार में चीजें बहुत क्लियर थोड़ी होगी, मतलब किसी से एक बार मिले और जरूरी थोड़ी कि अगली बार जब मिलोगे तो पहचान लोगे, नहीं पहचान पाओगे। तो जब बार बार मिलोगे तो याद रहेगा तुम्हें, चीजें क्लैरिटी रहेगी उसकी, है ना, वो वाली चीजें हैं। तो ठीक है जी। तो ये आपका टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करूंगा। अभी स्टॉप करते हैं और अभी डाउट क्लास होगी, है ना, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो डाउट क्लास वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी जा सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। अरे रुक जाओ पहले तो तुम्हें, फिर मैं वही कहता हूँ कि तुम ट्राई व्राई करके आया करो, फोटो ऐसे मत भेजा करो। देखो मुझे तुम्हारे क्वेश्चन में डाउट बताने में क्यों मजा नहीं आता, बिकॉज मुझे दिखता ही नहीं कि तुम्हें सीखना है, तुम इस बात को नहीं समझते हो। मैं बाकी लोगों का डाउट क्यों खुशी से बताता हूँ, तुम्हारे डाउट करना क्यों मूड खराब हो जाता है। द सिंपल रीजन इज कि मैं तुम्हें तुम 1 साल से डाउट क्लास पूछ रहे हो, लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन मुझे कभी कभी रियली ऐसा फील होता है तुम ट्राई करके आए हो। जैसे आज के एग्जाम्पल में
एक तो तुम्हें लिमिट नहीं पता, दूसरा चीज तुम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डिसाइड कर पा रहे हो। मैं किसी भी नंबर का पावर इवन ले लूंगा तो पॉजिटिव ही होगा। तुम जो मुझसे बोल रहे हो सर बताओ, अब मैं क्या बताऊंगा? मैं दूसरे क्लास मतलब नर्सरी के बच्चों को बोल दूंगा कि -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, लेकिन तुम्हें ये भी ढंग से नहीं समझ पा रहे हो कि माइनस पावर में इवन लूंगा तो पॉजिटिव होगा। पावर वही ऑप्शन है, CD ऑप्शन क्या है जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसमें सी क्या ऑप्शन कह रहा है, पढ़ो जरा। व्हाट सी क्या कह रहा है? यही कह रहा है ना कि n इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा क्या? तो अगर मैं पावर किसी नंबर का इवन ले लूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या तुम डाउट पूछना चाह रहे हो मुझसे? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि n अगर इवन है तो लैम्डा की पावर n पॉजिटिव होगा क्या? तो लैम्डा एक नॉन जीरो नंबर है और n इवन है, तो ऑब्वियसली इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। मैं अगर -1 की पावर या -1/2 की पावर 10 भी लूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा। इसमें तो मैं क्या डाउट बताऊं मैं, मतलब वही मुझे समझ नहीं आता कि MSc किया हुआ बच्चा को क्या मैं ये समझाऊं कि इवन पावर होगा तो पॉजिटिव आंसर आता है, ऑड पावर होगा तो नेगेटिव आंसर आता है, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। दिस इज रॉन्ग। यही तो मुझे समझ नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड क्यों सोचो भाई? इतना बेसिक सी चीज है जो तुम नहीं डिसाइड, एक छोटा सा क्वेश्चन का लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो, तो समथिंग की पावर n है, अब तुम वहां स्टक हो जा रहे हो। तो मैं क्या तुम्हें बताऊंगा? मुझे लग रहा है कि मेरा मेहनत भी तुम पे असर नहीं कर रहा है एक्चुअली, कि मैं इतने साल से इतने चीज तुम्हें बता रहा हूँ, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो मैं क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का ये सब चीजें, बिकॉज यू डोंट थिंक। हाँ हाँ शिवम। सर वो जो वाई फंक्शन आपने लिया ना सर, एम्प्टी सेट, हाँ हाँ सर उसको कैसे काउंटेबल सेट में सर लिख दिया? हाँ एक्चुअली जो काउंटेबल है ना, हाँ काउंटेबल सेट में सर बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए और सर उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। नहीं नहीं काउंटेबल नहीं, काउंटेबल इनफाइनाइट में बाइजेक्टिव होना चाहिए ना। अच्छा हाँ ठीक है बताइए। हाँ तो जब एम्प्टी सेट है तो उसमें तो एलिमेंट है ही, तो फिर हम लोग कैसे उसको फंक्शन में डिफाइन नहीं कर पाएंगे? हाँ तो ये थोड़ा ट्रिवियल केस हो गया, उसको आप बोलते हैं ना, जैसे बोलते हो बहुत ट्रिवियल सिचुएशन है, या क्या बोलते हैं उसे, एक कन्वेंशन बोलते हैं ना, कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन सिंपल ये है कि जैसे अगर मैं फाइनाइट सेट को डिफाइन करूं तो फाइनाइट सेट क्या होता है, मतलब ये कन्वेंशन है, मतलब ये समझ लो कि आपको जस्ट मैं बता रहा हूं कि एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है, बताया मैंने। और हमने काउंटेबल कैसे डिफाइन किया कि फाइनाइट या काउंटेबल इनफाइनाइट, ऐसे लिखा था ना। तो चूंकि एम्प्टी सेट में फाइनाइट बोल रहा हूं तो फाइनाइट सेट भी काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट भी काउंटेबल सेट होता है। इसलिए एम्प्टी सेट क्योंकि एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ काउंटेबली इनफाइनाइट है। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट एक्चुअली काउंटेबल सेट है। हमने कहा कि फाइनाइट हो या फाइनाइट क्यों है, बिकॉज इट हैज 0 एलिमेंट। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, 0 एलिमेंट, 0 इज अ फाइनाइट नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स व्हाई एक्चुअली। तो यहाँ 1 1 2 दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 1 2 का डेफिनेशन मैंने सिर्फ उसमें यूज किया है, मैंने सिर्फ काउंटेबली इनफाइनाइट में यूज किया है। फाइनाइट में हमने सिर्फ लिखा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए ना, ये है। लेकिन बाई कन्वेंशन एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है, ठीक है।